फूलों से सजे हुए उस कमरे का दरवाजा खुला और दूल्हे ने कमरे के भीतर कदम रखा। लेकिन कमरे के भीतर कदम रखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पूरा कमरा अस्त व्यस्त था और उसके सामने उसकी दुल्हन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देखकर दूल्हे के होश उड़ चुके थे। तभी उसे अपने कमरे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से अपने कमरे के अंदर गया और देखने लगा। उसने देखा कि कोने में कोई बैठा है जो दुल्हन के लिबास में है और उसने सामने घूंघट कर रखा है और वो सिसक रही है। दूल्हे ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? उसके पूछते ही उस कमरे में जल रही तमाम मोमबत्तियां बुझ गई और ऐसा लगा जैसे उस कमरे में तूफान उठ रहा है। दूल्हे के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा वो औरत उठकर खड़ी हुई और उसके चेहरे से दुपट्टा उड़ा। उसके चेहरे को देखकर दूल्हा जोर से चीख पड़ा। 6 महीने पहले सड़क पर एक कार बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी और कार को ड्राइव कर रहा था 20-22 साल का एक लड़का। वो बार बार अपने पीछे बैठे पैसेंजर को देखता जा रहा था और आखिर में जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, आप यहाँ के लगते नहीं हैं। पीछे बैठे हुए उस लड़के, जिसका नाम सार्थक था, उसने मुस्कुराकर कहा, काफी साल बाद आया हूँ। दरअसल मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहा हूँ। अब पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उनकी इच्छा है कि हम सब परिवार कुछ दिनों के लिए एक साथ गांव में रहे। आगे जाकर नदी का हिस्सा शुरू हुआ और एकदम से कार रुक गई। क्या हुआ? कार क्यों रुक गई? ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता हुआ बोला, पता नहीं साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह पर इस तरह कार का रुकना ठीक नहीं। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। कितनी खूबसूरत जगह है और तुम परेशान मत हो। तुम देखो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तभी सार्थक को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। उसने देखा 3 लड़कियां नदी में नहा रही थी और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी। सार्थक के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। नदी किनारे जाकर सार्थक खड़ा हो गया और उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और सार्थक बस उसे देखते ही रहा। उस लड़की ने जब देखा कि कोई उसे घूर रहा है तो वो नदी से निकली और सार्थक के सामने चुटकी बजाती हुई बोली, विलायती बाबू, कभी लड़की नहीं देखी? शर्म नहीं आती पराई लड़की को नहाते देखने में? सार्थक बस उसको देखते हुए बोला, मैं सार्थक हूँ और तुम अपना नाम बता दो, फिर हम पराए नहीं रहेंगे। सार्थक की बात पर वो लड़की हंसती हुई बोली, लगता है किसी ने बताया नहीं आपको कि अजनबी लड़कियों के साथ इस तरह का मजाक अक्सर लोगों के लिए खतरा बन जाता है। सार्थक तो जैसे उस लड़की से पहली नजर में प्यार कर बैठा था। मैं खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। माया नाम है मेरा। नदी पार अपने कबीले के साथ रहती हूँ। कभी फुर्सत में हो तो आना। तभी ड्राइवर ने आवाज लगाई और सार्थक अपने कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते जाते वो बार बार माया को पलट पलट कर देख रहा था। सार्थक अपने घर तो पहुंच चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी माया में ही अटका हुआ था। अगली सुबह उठकर नदी के किनारे चल पड़ा और वहां जाकर माया की राह देखने लगा। काफी देर तक माया नहीं आई तो उसे याद आया कि वो नदी पार रहती है। सार्थक नदी पार आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से माया ने आवाज लगाई, विलायती बाबू, कहाँ जा रहे हो? सार्थक ने पीछे देखा तो माया नदी की दूसरी तरफ नदी में पैर डाले बैठी सार्थक को देख रही थी। सार्थक हैरानी से जल्दी जल्दी नदी पार आता हुआ बोला, अरे मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम दिखी नहीं तो मैं उस तरफ जा रहा था। तुम अभी तो यहाँ नहीं थी, अचानक कैसे आ गई? मैं कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सार्थक माया की आंखों में देखता हुआ बोला, क्यों, जादूगरनी हो? माया हंसते हुए बोली, नहीं, डायन हूँ। सार्थक जोर से हंस पड़ा। सार्थक और माया का मिलना जुलना बढ़ गया था। सार्थक रोज नदी किनारे आता, माया के साथ घंटों बैठकर बातचीत करता। एक दिन अचानक सार्थक ने माया से पूछा, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है, क्या तुम मेरा साथ जिंदगी भर देना चाहोगी? विलायती बाबू, एक बार अगर माया ने कोई वादा कर लिया तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। मुझे पीछे हटना भी नहीं, तुम बस हाँ कर दो। माया के हाँ करते ही सार्थक खुशी से पागल हो गया।
उस दिन अपने घर पर अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहे सार्थक ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मुझे इसी गांव की एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पापा हैरानी से बोले, गांव में ऐसा कौन है? माया नाम है उसका, नदी के उस पार किसी कबीले में रहती है। ये सुनते ही सार्थक की माँ जो खाना लेकर आ रही थी, उसके हाथ से खाना छूट गया और वो बोली, ये क्या कर रहा है तू? तू जानता भी है नदी के उस पार क्या है? और सार्थक ने कहा, क्या है ऐसा? उसकी माँ बोली, वो जो भी है बस तू उस तरफ नहीं जाएगा और ना ही उस लड़की जो भी नाम है उसका उससे मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? ये सुनकर सार्थक खाने पर से उठ गया और बोला, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं माया से ही शादी करूंगा। इतना कहकर खाना छोड़कर वो चला गया और सार्थक की माँ सार्थक के पापा से बोली, सुना आपने ये क्या कह रहा था? आपको याद है ना सालों पहले क्या हुआ था नदी के उस पार? उस रात जब सार्थक अपने कमरे में सोया था तो उसे लगा जैसे कि उसके कमरे में कोई है। सार्थक ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके कमरे में आईने के पास कोई खड़ा था। नींद में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अब अपने फोन का फ्लैश ऑन किया तो उसने देखा वहां माया खड़ी थी। माया को देखकर सार्थक हैरानी से बोला, माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? मैंने कहा था ना विलायती बाबू, मैं कभी भी कहीं भी आ सकती हूँ। क्या हुआ? आपने अपने घर वालों से बात की और वो नहीं माने। वो मानेंगे भी नहीं। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो उनकी मर्जी के खिलाफ ही करनी होगी। बोलिए ना, आप करेंगे ना मुझसे शादी? इतना कहकर माया ने सार्थक के सीने पर हाथ रखा और सार्थक वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब तक उसकी आंखें खुली तो वो बिस्तर पर सोया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। क्या ये कोई सपना था? वो अजीब कश्मकश में था। वो सोच रहा था कि क्या करे। और उस दिन वो शाम के वक्त माया से मिलने निकला। वो फैसला कर चुका था वो घर वालों के खिलाफ जाकर भी माया से शादी करेगा। सार्थक जैसे घर से बाहर निकलने लगा, उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा सार्थक, आज तू कहीं नहीं जाएगा। आज अमावस की रात है। आज की रात बहुत भारी होती है बेटा। आज सारी बुरी ताकतें अपने असली रूप में होती है। लेकिन सार्थक ने अपनी माँ की एक बात नहीं मानी और वो घर से निकला और सीधा नदी किनारे चला गया। काफी देर तक माया की राह देखता रहा, लेकिन जब माया नहीं आई तो वो नदी पार उसके कबीले की तरफ बढ़ने लगा। सार्थक काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन कबीला तो क्या, एक घर तक नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर एक खंडर पर पड़ी। सार्थक ने देखा वो पूरे तरीके से जला हुआ था, लेकिन उसके आसपास बदबू बहुत तेज थी, जैसे मरे हुए जानवरों की हो। वो धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगा। उसने देखा वहां चारों तरफ खून, हड्डियां बिखरे हुए थे। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तभी उसके कान में हंसने की आवाज पड़ी। वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। अचानक उसके कदम थम गए, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ लड़कियां आपस में बैठकर हंस रही थी, बात कर रही थी। सार्थक ने देखा तो आवाज तो लड़कियों की थी, लेकिन कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो सब आधी जली हुई बूढ़ी औरतें थी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल, और वो सब किसी जानवर को नोच नोच कर खा रही थी। तभी सार्थक की नजर उनमें से एक औरत के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही चूड़ियां थी जो सार्थक ने माया को दी थी। ये देखकर सार्थक हड़बड़ा गया और वो जोर से चीख पड़ा। सार्थक की आवाज पर वो सब उठकर खड़ी हो गई और वो बूढ़ी जिसके हाथ में माया के कंगन थे, उसने सार्थक के सामने माया का रूप ले लिया। सार्थक वहीं से उल्टे पैर भागा, क्योंकि वो समझ गया था कि माया जो बात बात में कहती थी कि मैं डायन हूँ, मैं डायन हूँ, वो वाकई में एक डायन थी। उसके घर वाले जिस डर को दिखा रहे थे वो भी जायज था। सार्थक सीधा अपने घर आया। कुछ दिन तक तो वो ऐसे ही पड़ा रहा, जैसे उसके होश व आवाज नहीं थे। और फिर एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि वो तैयार है, जहाँ चाहे सार्थक की शादी करवा दे। सार्थक शादी के लिए तैयार तो हो चुका था, लेकिन वो बहुत बेचैन था। रात के वक्त उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक करवट बदलने के बाद जब उसे नींद आई तो उसे लगा जैसे उसकी छाती पर बैठा कोई उसका गला दबा रहा है। सार्थक ने जब आंखें खोली
तो उसकी छाती पर माया बैठी हुई थी और सार्थक को देखते ही वो बूढ़ी जली हुई औरत में बदल गई और बोली, मैंने तुझसे कहा था ना, सोच समझ कर वादा करना। तूने मुझसे वादा किया था और अब तू कहीं और शादी करना चाहता है। पहले भी तेरे बाप ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की और अब मैं तुझे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने सालों तेरा इंतजार किया है और तेरे माध्यम से मैं अपना वंश बढ़ाकर ही रहूंगी, वो वंश जिसे तेरे बाप ने खत्म किया था। सार्थक को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है, लेकिन सार्थक पूरी ताकत लगाकर चीखा। सार्थक के माँ और पापा उसके कमरे में भागते हुए आए तो उन्होंने देखा सार्थक नींद में चिल्ला रहा है। उसके पिता ने जब उसे नींद से जगाया तो सार्थक ने सारी बातें बताई। बेटा, इसलिए हमने तुझे हमेशा यहाँ से दूर रखा। एक ऐसा सच जो तू नहीं जानता। बात बहुत पहले की है। हमारे गांव में नदी के बाहर के हिस्से में कबीला रहने आया था। हमें लगा था कि वो इंसान है। हमने गौर नहीं किया कि उस कबीले में सिर्फ औरतें थी, कभी भी मर्द नहीं था। धीरे धीरे हमारे गांव के मर्द गायब होने लगे, बच्चे गायब होने लगे, जानवर गायब होने लगे और हमें पता चला कि वो सब की सब डायन है। मर्दों को अपने हवस के लिए इस्तेमाल करती है, छोटे बच्चों को अपने काले जादू के लिए और जानवरों को अपनी भूख मिटाने के लिए। तब मैंने गांव वालों के साथ मिलकर उनके पूरे कबीले में आग लगा दी और उन सबको जलाकर मार डाला। लेकिन वो सब थी तो काले जादू से बनी डायन। मरने के बाद और भयानक बन गई और उसने मुझे श्राप दिया कि जिस तरीके से मेरी वजह से पूरा डायन का कबीला समाप्त हुआ है, वो मेरे ही वंश से, यानी मेरे बेटे के साथ मिलकर ही अपना वंश आगे बढ़ाएगी। उसके बाद जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हम समझ गए कि ये सब उस डायन के श्राप की वजह से हो रहा है, इसलिए तेरी माँ तुझे लेकर तेरे नाना के घर रहने लगी। लेकिन जब तू बड़ा हुआ तब से हम तुझे हॉस्टल में छोड़ने लगे और तब से अब तक हमारी यही कोशिश रही है कि तू यहाँ ना आए। और अब जब तू यहाँ आया है तो वो वापस लौट आई है। तू फिक्र मत कर, मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है। बस तेरी शादी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद ही सार्थक की शादी की तारीख पक्की हो गई। लेकिन उसके घर में सबको डर था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन शादी तो धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी की पहली रात जब सार्थक अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि दुल्हन फांसी के फंदे से लटक रही थी। उसके कमरे में एक औरत बैठकर सिसक रही थी जो दुल्हन के लिबास में थी। और सार्थक ने जब उससे पूछा कि वो कौन है तब उसके चेहरे से घूंघट उठा और उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि माया थी जो लाल लाल आंखों से सार्थक को घूर रही थी। माया आगे बढ़ी और सार्थक का गला पकड़ लिया और बोली, मुझसे वादा करके तू किसी और का हो जाएगा, ऐसा तू सोच भी कैसे सकता है? तुझे क्या लगा कि तेरी शादी आराम से हो गई? तो मैंने कुछ नहीं किया, तेरी शादी मुझसे हुई है। ये जो फांसी पर लटकी हुई है इसका तो सिर्फ शरीर था दुल्हन का, लेकिन तेरी मैं हूँ और अब मैं अपना मकसद पूरा करूंगी। तेरे जरिए अब मैं फिर से अपने डायनों का वंश आगे बढ़ाऊंगी। इतना कहकर वो सार्थक का गला पकड़े हुए खिड़की से कूद गए और आधी रात के वक्त नदी के पार उस खंडर में सार्थक की चीखें गूंजती रही।